नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, पिछले कल हिमाचल प्रदेश में HPGBT टेट की परीक्षा करवाई गई, जिसकी मैं हिंदी की एक्यूरेट आंसर की आपके बीच लेके आ चुका हूं। जिसका पहला क्वेश्चन था कि विराम नहाने को गया वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, विराम कहाँ गया, नहाने को गया, तो यहाँ पे जो कारक है वो क्या है, संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाना था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। अगर बात करें पत्नी की, पहले हमको पता होना चाहिए कि पत्नी के पर्यायवाची कौन कौन से होता है। तो पत्नी के जो पर्यायवाची होता है वो आपका देखो, पत्नी को यहाँ पे भार्या भी कहा जाता है, आपका दारा भी जो है कहा जाता है, और वामा भी कहा जाता है। लेकिन महिला जो है वो पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाना था, क्योंकि भार्या अगले बार आ सकता है पेपर में कि पत्नी के पर्यायवाची कौन कौन से है। तो भार्या आपको याद रखना है, दारा आपको याद रखना है, वामा याद रखना है। तो ये भी यहाँ पे आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षो दीर्घ व प्लुत किसके भेद है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो हर्षो दीर्घ व प्लुत जो है वो आपकी स्वर के भेद है। इस बात को आपने सुना होगा, हर्षो स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। जी हाँ, अगर बात करें यौगिक शब्द की कि यौगिक शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए था कि यौगिक शब्द यहाँ पे कौन सा है। तो यौगिक शब्द आपका विद्यालय जो है वो क्या है, एक यौगिक शब्द है। इस बात को आपने जरूर याद रखना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लेखक भी एक रूढ़ शब्द है, आपका पुस्तक भी एक रूढ़ शब्द है, और यौगिक भी एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, लेकिन जो लेखक है वो क्या है, जो आपका विद्यालय है वो क्या है, आपका विद्या जमालय है। तो ये आपका दो शब्दों से, दो या यौगिक शब्द मतलब कि वो शब्द होते हैं जो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि विद्यालय दो सार्थक शब्दों से बना है, विद्या प्लस आल्य, तो ये तो यौगिक शब्द से, तो जिसका मतलब होता है ज्ञान का स्थान। लेकिन जो रूढ़ शब्द होते हैं वो यहाँ पे हम इसको अगर अलग कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। शांत है, विवत्स है, आपका लेखक है, आपका पुस्तक है, आपका योगी है। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे जो था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। देखिए, जो आपका श्रृंगार रस है उसका जो स्थायी भाव है वो क्या है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है साथियों वो आपका रति यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ हम जाने वाले हैं, क्योंकि उत्साह भी नहीं है, शोक भी नहीं है, हास भी नहीं है, तो क्या है, रति यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, समास हमेशा जो है वो हिंदी में पूछे जाते हैं कि रात दिन शब्द में समास बताने वाला उचित विकल्प का चयन करें। तो रात और दिन, जहाँ आएगा माता पिता, रात दिन, आज कल, है ना, सुबह और शाम। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे ये वाला सही ना आ रहा है वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपका द्वंद्व समास आने वाला है। तो ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल जाने चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला साथियों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे बोला है कमल के समान नयन। कमल यहाँ पे उपमान है और नयन यहाँ पे उपमेय है। तो जिस भी समास में उपमान और उपमेय का विशेषण विशेषक आपस में संबंध हो, बोला है ना कमल के समान नयन, तो वो समास हमेशा कर्मधारय समास होता है। 67 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रसराज भी कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, किस अलंकार को कहूँ तो रसराज कहा जाता है। तो साथीगण, आपका रसराज जो है वो श्रृंगार को रसराज भी कहा जाता है। इस बात को आपने इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो यहाँ पे आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो मुझे तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही लग रहा है कि आंखों में गड़ने का मतलब है किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। ठीक है, कि ये हमारी आंखों में गड़ा है तो उस वस्तु को हमको चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। बाकी फाइनल आंसर की देखते हैं उसके तहत इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है इसका शायद यही आंसर सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों, दावनल है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दावनल का अर्थ क्या होता है। तो अगर दावनल की बात करें कि दावनल का जो अर्थ होता है साथियों वो क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो अगर दावनल की बात करें साथीगण, तो दावनल जो है आपका जंगल में लगी आग को दावनल कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि ईमानदारी की संज्ञा है। तो ईमानदारी की जो संज्ञा है वो कौन सी है। तो ईमानदारी की जो एक भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे ईमानदारी आपने देखा होगा, तो ईमानदारी की संज्ञा कौन सी हो सकती है साथियों। तो ईमानदारी की संज्ञा आपकी भाववाचक संज्ञा हो सकती है। इस बात को आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा किसी के वस्तु, गुण, आपका व्यापार, धर्म का बोध कराती है। तो ईमानदारी एक गुण है, इसीलिए ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ति के कितने भेद है। देखिए, वृत्ति का अर्थ जो है वो
मन की स्थिति से है या उसकी क्रियार्थ से है ना। तो याद रखना जो आपका वृत्ति है, वृत्ति जो है वो महर्षि जो पतंजलि है उन्होंने 5 प्रकार की मानसिक वृत्तियों का उल्लेख किया है। इसमें प्रमाण वृत्ति है, आपकी विपणीय वृत्ति है, आपकी विकल्प वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है। तो 5 प्रकार की वृत्ति भी मैंने आपको बता दी कौन कौन सी है। आपकी प्रमाण वृत्ति, आपकी विपर्य वृत्ति, आपकी विकल्प वृत्ति, आपकी स्मृति वृत्ति और निद्रा वृत्ति। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। देखिए बहुत आसान है। आप सोच रहे होंगे, शुरू में तो बच्चों ने सोच लिया होगा कि अग्नि का पर्यायवाची आग है ना, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि जल्दबाजी में हम ऑप्शन एक ही ऑप्शन देख लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हो गया काम। लेकिन भाई नीचे भी देखना पड़ता है, उसके नीचे भी कोई ऑप्शन दिए होते हैं, इसलिए पूरे ऑप्शन को एक बार रीड करना होता है। तो अग्नि का पर्यायवाची आपका आग भी होता है, आपका अनल भी होता है और दहन भी होता है। तो तीनों आपके अग्नि के पर्यायवाची है साथियों, है ना। इसके अलावा ज्वाला हो गया, वैश्वानर हो गया, आपका ज्वलन हो गया, आपका शुचि हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होता है, ये सारे के सारे अग्नि के पर्यायवाची है। मतलब आपसे एक थोड़ी पूछा जाएगा, कृषाणु है आपका, इसको जो है वो अनल कहा जाता है, शुचि कहा जाता है अग्नि के पर्यायवाची को। और अगर मैं बात करूँ हुताशन है, पावक है, दहन है, तो ये सारे के सारे अग्नि के पर्यायवाची है। और यहाँ पे ये तीनों ही बिल्कुल सही थे, आग, अनल और दहन। लेकिन इसके अलावा कल के लिए आपको कृषाणु पूछा जा सकता है, किसका पर्यायवाची है, हुताशन, ये भी आग का है, आपका अग्नि का है। आपका ज्वलन हो गया, ज्वलन तो चलो आसान है, शुचि, हुताशन और कृषाणु, ये तीनों के तीनों आपके अग्नि के पर्यायवाची है साथियों। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार की, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है। देखिए जो अयोध्या के राजा दशरथ हैं इनके थे 4 पुत्र, इसमें कौन सा पदबंध बताया जा रहा है साथियों। एक बार आप इसका आंसर जरूर दे दीजिए, किस किस को ये आंसर आता है और बेहतरीन तरीके से आपने ये आंसर देना है। तो भाई इसके जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा पदबंध इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है अयोध्या के राजा क्या है, दशरथ है। मतलब कि इसमें क्या है, इस वाक्य में जो अयोध्या के राजा दशरथ है वो एक पदबंध है ना। और एक संज्ञा, ये मतलब संज्ञा जो बताती है वो दशरथ के बारे में बताती है, और बोल रही है कि अयोध्या के राजा दशरथ की बात कर रही है। मतलब कि संज्ञा पदबंध जो है वो एक संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है, तो संज्ञा पदबंध यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि बंदर का तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत शब्द से यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब कि एक होता है तद्भव होता है जो सीधे हिंदी संस्कृत से हिंदी में बदले गए हैं। लेकिन भाई अगर आपकी बात करें आपकी तत्सम शब्दों की, तो बंदर का तत्सम शब्द आपका वानर है। इस बात को आपने जरूर याद रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। भाई रूढ़ शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द कौन सा है। तो अगर रूढ़ शब्द की बात करें तो यहाँ पे जो रूढ़ शब्द है, मतलब कि वो शब्द होता है रूढ़ शब्द जिनको आप अलग नहीं कर पाओगे, है ना। तो रूढ़ शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रूढ़ शब्द है आपका वो क्या है, आपका गाय। अब गाय और यो का संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा, है ना। गाय को अलग कर देंगे या गा को अलग करेंगे, यो अलग रखेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब जहाँ पे 2 शब्दों का तोड़कर कुछ भी नहीं बन सकता, उसी को हम रूढ़ शब्द कहेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर है व का उच्चारण स्थान क्या है। व, अगर व के उच्चारण स्थान की बात करें साथियों, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। तो व हमारा जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो अगर व की बात करें तो व जो हमारा निकलता है वो दंत ओष्ठ से निकलता है साथियों। क्योंकि जो वो का उच्चारण स्थान है वो दांत और ओठ से होता है, आप देख लो खुद भी, है ना। वो जब आप वो बोलते हो तो कहाँ से निकलता है, दंत ओठ से। तो ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, इस वाक्य में सरल वाक्य क्या है। तो ये तो मैंने सुना है कि कल क्या होगी, हड़ताल होगी। और यहाँ पे मैंने सुना है, यहाँ पे 2 शब्दों की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। तो मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, तो इस वाक्य में जो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा वो एक मिश्र वाक्य है। ये एक प्रकार का क्या है आपका मिश्र वाक्य, इस बात को आपने याद रखना है। मतलब कि अगला क्वेश्चन है कि कान में तेल डाले रहना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अच्छा, कान में तेल डाले रहना, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे बिल्कुल आपको पता होना चाहिए बेहतरीन तरीके से कि कान में तेल डाले रहना। इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा यहाँ पे साथियों वो होगा कुछ सुनने को तैयार न रहना, है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन का आंसर है कवि का स्त्रीलिंग। ये तो शायद एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है इस परीक्षाओं में। तो कवि का स्त्रीलिंग आपका कवयित्री होता है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर व्यंजन वर्णों की बात करें तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या आपकी कितनी होती है। अच्छा, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देंगे कितने लोगों को ये आता है कि जो व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आप लोग आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या आप 33 लगा लो इस क्वेश्चन के अनुसार।
अगला क्वेश्चन है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, कौन सा अलंकार है? तो भाई अनुप्रास है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है ये। क्योंकि अनुप्रास अलंकार है ना साथियों, ये वह अलंकार होता है जहाँ किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो ये भी क्वेश्चन अगले बार आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे किसकी आवृत्ति बार बार हो रही? की, चारू चंद्र की चंचल किरणें, जहां भी किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, वो जहां से काव्य में सुंदरता आ रही है, उसको अनुप्रास अलंकार साथियों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ना जाने ये शब्द आपके टेट परीक्षाओं में, आपके कोई टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में कितने बार पहले भी आ चुका है कि उज्ज्वल शब्द के फ्री का नंबर होता है। उज्ज्वल में ना हमेशा दो आधे जो आएंगे, आपको कभी भी दो बड़े जौ नहीं लगाने उज्ज्वल में, ठीक है। तो उज्ज्वल जो होता है, शुद्ध जो उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल शब्द होता है, उसमें हमेशा दो जौ आता है साथियों। तो ये आपको जरूर याद रखना है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल कैसा लिखा जाता है? तो दो जौ यहाँ पे आने वाले हैं, तो ऑप्शन ए के साथ हम बिल्कुल जाएंगे, बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई साहब। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। अब देखो, पर्वतों के समूह को क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला कहेंगे साथियों। तो हमेशा हमको क्लियर होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से हमको क्लियर होना चाहिए, दिक्कत परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि पराक्रम में उपसर्ग है। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पराक्रम है यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है? तो पराक्रम में उपसर्ग होता है जो शब्दों के पहले जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो पराक्रम में आपका कौन सा उपसर्ग है साथियों? यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो पराक्रम में आपका परा उपसर्ग जो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ हम जाने वाले हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही है 85 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, झगड़ालू में प्रत्यय है। देखो, प्रत्यय उपसर्ग होते हैं जो शब्दों के पहले लगता है, और जो आपके प्रत्यय होता है, तो झगड़ालू में जो यहाँ पे प्रत्यय है वो आलू प्रत्यय है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हम जाएंगे 86 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्पप्राण नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे अल्पप्राण नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। मतलब कि अल्पप्राण यहाँ पे जो है, एक तो आपके जितने भी अंतस्थ प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे क्या है? आपके अल्पप्राण होते हैं। मतलब कि आपको याद रखना है। और साथ में अंतस्थ व्यंजन य और ल व है ना, तो रॉ भी आपका अंतस्थ व्यंजन है, य है, ल है, व है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ह आप। अगला क्वेश्चन है कि सुलभ का विपरीत शब्द कौन सा है? तो सुलभ का विपरीत शब्द आपका दुर्लभ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो आपकी सरोज स्मृति है वो किस कवि की रचना है। तो अगर कवि की मैं बात करूँ सरोज स्मृति की, तो ये आपके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी यहाँ पे रचना होगी शायद सरोज स्मृति, जैसा कि मुझे लग रहा है। क्योंकि इन्होंने जो है ये सरोज स्मृति रचना 1935 के आसपास, जब 18 वर्ष के थे ये, मतलब कि जब इनकी पुत्री सरोज का निधन होता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इनके द्वारा ये एक लंबी कविता शोक गीत के रूप में लिखी गई थी। क्योंकि हिंदी का थोड़ा बहुत मुझे भी हल्का बहुत ज्ञान है कि भाई ये कब है, क्योंकि मैं भी लिटरेचर यहाँ पे जो है एमए हिंदी जो है हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया है। अगर कुछ गलतियाँ फिर भी हो जाती तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि गलतियाँ किसी से भी हो सकती है। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है? तो अगर बात करें ऐसी पुस्तक जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है साथियों, तो वो कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, उर्वशी जो पुस्तक है वो आपकी महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखी गई है। क्योंकि स्मृति की रेखाएं, ये भी महादेवी नहीं बोला था, तो उर्वशी नहीं लिखी है। स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा ने लिखा है। यामा तो सबको पता है, और पथ के साथी। तो अगले बार आपको सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्मृति की रेखाएं किसने लिखा है, यामा किसने लिखा है, पथ के साथी किसने लिखा है। तो ये सभी लिखा है आपके महादेवी वर्मा ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महादेवी वर्मा की किताब आपको जरूर याद रखनी है। और ये क्वेश्चन पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, तभी तो मैं बोलता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महादेवी वर्मा के जाते जाते इस क्वेश्चन अब खत्म ही हो गया यार, तो मैं महादेवी वर्मा की कुछ बुक से आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी अगर महादेवी वर्मा की बात करें, तो महादेवी वर्मा ने बहुत सारी किताबें यहाँ पे दी है, जैसे आंगन के पार द्वार, ठीक है, आपका बेला, तो ये सारी की सारी आपका क्या है, आंगन के पहाड़ द्वार ये आपकी अगय की है, और बेला जो आपकी सूर्यकांत निराला की है। अगर बात करें महादेवी वर्मा की, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है आपकी, जैसे कि आपने सुना होगा उर्वशी है, पथ के साथी है, उर्वश आपका ये सारे आपको याद रखने हैं। तो अगर उर्वशी महादेवी वर्मा की नहीं है तो किसकी है फिर? तो ये लिखी गई थी आपके किसके द्वारा? ये लिखी गई थी रामधारी सिंह दिनकर। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर। तो कुछ त्रुटियां अगर हुई हो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे।
हर हर महादेव। जय श्री गुरु महाराज। हर हर महादेव।